नमस्ते। आज फिर एक नए चैप्टर के साथ चैप्टर नंबर 9 उप सहसंयोजन यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आज की इस ऑनलाइन क्लास के अंदर हम चैप्टर नंबर 9 उप सहसंयोजन यौगिक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को स्टार्ट करने वाले हैं। तो बिल्कुल नया चैप्टर है, फर्स्ट डे की आज क्लास है। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, क्लास के साथ बने रहिए क्योंकि आज का चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है और सबसे बड़ी बात समझने लायक चैप्टर है। कुछ चैप्टर होते हैं जिनमें हमें काफ़ी याद करनी होती है, लेकिन इस चैप्टर की विशेष बात यही है कि ये चैप्टर हमें अच्छी तरीके से बस केवल समझना है, समझ लिया तो हमें ईजिली आसानी से याद हो जाएगा। तो सदैव की तरह वही बूस्टर लाइन कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा, थक्का ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। इसी के साथ हम ये अपना आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात यहाँ से करते हैं कि चैप्टर नंबर 9 उप सहसंयोजन यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की हम बात करने वाले हैं। तो इस चैप्टर से पहले अगर आपने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 4 सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन और केमिकल काइनेटिक्स की अगर आपने अभी तक क्लास अटेंड नहीं की है तो उन सभी वीडियो की प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आज ही क्लास के बाद में आप उसको अटेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम क्लास स्टार्ट करते हैं तो क्लास में सबसे पहले अपने जो टॉपिक लिखा है वो हमने लिखा था, फिर से मैं यहाँ लिख रहा हूँ मोटे, उप सहसंयोजन यौगिक। अब आपसे सबसे पहले ये पूछा जाएगा कि उप सहसंयोजन यौगिक क्या होता है। तो इसको समझने से पहले, इसको स्टार्ट करने से पहले हमें शुरुआत करनी पड़ेगी लवण से। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? लवण से। लवण को आप क्या बोलते हो? साल्ट बोलते हो। क्या बोलते हो? साल्ट बोलते हो। और आपने छोटी सी बात सीखी थी, छोटी क्लासों में 9th 10th में पढ़ी होगी कि अम्ल प्लस क्षार, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, अम्ल प्लस क्षार की जब क्रिया करवाई जाती है, अम्ल प्लस क्षार की जब क्रिया करवाई जाती है तो कौन सी अभिक्रिया होती है? वो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है जिसमें आपके लवण प्लस जल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? लवण प्लस जल का निर्माण होता है। और इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये सब आपका पढ़ा हुआ। अब अपनी जो काम की बातें हम उसकी बात करें कि अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इस लवण को मैंने यहाँ 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। कितनी कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में। सबसे पहले आता है साधारण लवण, सिंपल साल्ट, साधारण लवण, जिसको आप क्या बोलते हो? सिंपल साल्ट। फिर नंबर 2 पे आता है आपका दृक लवण, या जिसको हम जालक यौगिक भी कहते हैं, लैक्टिक कंपाउंड। डबल साल्ट, दृक का मतलब डबल साल्ट हो गया, और यह लैक्टिक कंपाउंड। तीसरा कंपाउंड आता है उसको हम बोलते हैं संकुल लवण। संकुल लवण। इन्हीं संकुल लवण को हम क्या कहते हैं? उप सहसंयोजन यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? उप सहसंयोजन यौगिक कहते हैं। तो बिल्कुल यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले, बिल्कुल जीरो से। अगर इससे पहले की क्लास आपने अटेंड नहीं की तो कोई परेशानी नहीं है। सबसे पहले लवण क्या है, फिर लवण को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, साधारण लवण, दृक लवण और फिर संकुल लवण या उप सहसंयोजन यौगिक कैसे आता है उसकी हम बात करने वाले हैं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल जीरो से। तो स्क्रीनशॉट हो गया आपका। अब देखो आगे हम बात कर रहे हैं इसके लिए कि चैप्टर नंबर 9 का पहले तो नाम और बहुत अच्छा चैप्टर है और इससे इतने अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जो आप इजीली
समझ सकते हो। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले यहाँ लिख देता हूँ, चैप्टर नंबर 9 उप संयोजन यौगिक, इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो सबसे पहले हमने टॉपिक क्या लिखा, लवण। लवण को इंग्लिश में आप क्या कहते हो बेटा, साल्ट। तो लवण के लिए हमें याद क्या रखना था, अम्ल प्लस क्षार की क्रिया से लवण प्लस जल का निर्माण होता है। तो सिंपल सी बात थी, ज़्यादा इसके लिए अपने लिखने नहीं, तो यहाँ रिएक्शन लिखते हैं अपने एक सिंपल सी कि अम्ल प्लस क्षार, और इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये सब आपकी पढ़ी हुई है। इस उदासीनीकरण अभिक्रिया से आपका क्या बन गया, लवण प्लस जल का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया, लवण प्लस जल का निर्माण। तो ये तो क्लियर है कि अम्ल प्लस क्षार की क्रिया की उदासीनीकरण अभिक्रिया से लवण प्लस जल का निर्माण बनता है। अब इस लवण को हम कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, 3 कैटेगरी में। इसको 3 प्रकार से हम डिवाइड करें जिससे हमारा चैप्टर थोड़ा इजीली हो जाए। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर लिखें तो पहला सबसे लवण लिखा गया साधारण लवण, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल साल्ट। वह लवण जो इस उदासीनीकरण अभिक्रिया से बनता है, या वह लवण जिसके अंदर एक धनायन और एक ऋणायन उपस्थित होता है, उसको हम क्या कहेंगे, साधारण लवण। और बेटा इन लवणों की विशेष बात होती है कि इनको जल में घोलने पर ये अपने आयनों में टूट जाएंगे और प्रत्येक आयन अपना परीक्षण देता है। तो इस साधारण लवण के लिए लिख सकते हो कि उदासीनीकरण अभिक्रिया से बने लवण होते हैं, नॉर्मल होते हैं। ये कह सकते हो कि उदासीनीकरण अभिक्रिया से बने लवण, साधारण लवण के लिए उदासीनीकरण अभिक्रिया से बने लवण। फिर एक बात लिख सकते हो कि इस प्रकार के लवण में एक धनायन एवं एक ऋणायन उपस्थित होता है। इस लवण को जल में घोलने पर ये अपने आयनों में टूट जाते हैं तथा प्रत्येक आयन अपना व्यक्तिगत या अपना परीक्षण देता है, प्रत्येक आयन अपना परीक्षण देता है। समझने का मतलब हुआ कि इसमें जो कोई भी लवण है, अगर आप उसको जल में घोलोगे, किस में घोलोगे, जल में घोलोगे, तो वो लवण पूर्णतः जल में घुल जाता है। बेटा 1 मिनट कैमरा थोड़ा पास कर लेते हैं जिससे आपके अक्षर और अच्छे साफ दिखाई दे। अब सही है। अब देखो इतनी बात क्लियर होगी आपके। अब जैसे एग्जांपल में समझाऊँ, जैसे मैंने लिखा इसका NaCl, तो NaCl को जल में घोलोगे तो NaCl किस में टूट जाएगा, Na+ और Cl-। जैसे आपने ले लिया Mg और मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो Mg2+ और O2-। तो इस प्रकार से सिंपल है, इनमें एक धनायन और एक ऋणायन है, यहाँ कोई विशेष बात नहीं है। तो ये तो बात हमने किसके लिए लिखी थी, साधारण लवण के लिए। 1 मिनट हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर लेते फिर आपके कि सबसे पहले हमने चैप्टर कौन सा था, चैप्टर नंबर 9 उप सहसंयोजन यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसमें सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया लवण या साल्ट। ठीक है, याद क्या रखना था कि अम्ल और क्षार की जो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है उससे लवण और जल बनता है।
लवण को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहली कैटेगरी हमने लिखी थी साधारण लवण की। कौन सी? साधारण लवण की। साधारण लवण के अंदर तो साधारण लवण, इस उदासीनीकरण अभिक्रिया से नॉर्मली जो लवण बनते हैं वो कौन से होते हैं? साधारण लवण होते हैं। साधारण लवण में एक धनायन और एक क्या होगा आपका? ऋणायन होता है। सबसे विशेष बात, जल में घोलने पर ये किस में टूट जाएंगे? अपने आयनों में टूट जाते हैं और प्रत्येक आयन अपना परीक्षण देता है। जैसे NaCl, MgO, बहुत से जैसे KCl आपका, तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। स्क्रीनशॉट हो गया। अब इसको मिटा रहे। इसके बाद जहाँ से अपना मेन चैप्टर स्टार्ट होता है वो होगा द्विक लवण और संकुल कंपाउंड। तो द्विक लवण और संकुल लवण में अंतर वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। तो पहले द्विक लवण क्या होते हैं, फिर संकुल लवण अर्थात उपसंयोजन यौगिक क्या होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, फिर हम आगे बात करें। तो एक ये शब्द चेंज कर लेना। ये लिखा है उदासीनीकरण अभिक्रिया से बने, उदासीनीकरण अभिक्रिया से बने लवण। ठीक है, और हो गया स्क्रीनशॉट। अब इसको मिटा देते हैं। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट द्विक लवण की बात करते हैं, जहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपका आता है कि एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि द्विक लवण के 2 उदाहरण लिखिए। तो देखो भी यहाँ पे हम बात करें कि सबसे पहले किसकी बात करें, द्विक लवण या डबल साल्ट। देखो यहाँ पे दूसरा था अपना द्विक लवण, या इसको आप इंग्लिश में बोलोगे तो डबल साल्ट, या इसको जालक यौगिक भी हम कह देते हैं। अब देखो द्विक का मतलब कितने होते हैं? 2। जब दो साधारण लवण को आपस में मिला दिया जाता है तो द्विक लवण बनता है। द्विक लवण को जल में घोलने पर ये पूर्णतया, जितने भी आयन है वो पूर्णतया अपने आयनों में टूट जाता है और प्रत्येक आयन अपना परीक्षण देता है। और आपने तीनों कंपाउंड का नाम सुना होगा, फिटकरी जिसको आप बोलते हो पोटास एलम। अगर फॉर्मूला जानते हो तो कमेंट्स में जल्दी से बता दीजिए। दूसरा था मोहल लवण और तीसरा कार्नेलाइट। ये 3 एग्जाम्पल अपने को अच्छी तरीके से पढ़ने, इनके नाम अपने को याद होने चाहिए। तो हमने क्या लिखा है? द्विक लवण। तो सिंपल सी बात थी कि क्या लिखेंगे इसके लिए, जब 2 साधारण क्या लिखा है? द्विक लवण जब 2 साधारण लवणों को मिला दिया जाता है। जब 2 साधारण लवणों को मिला दिया जाता है तो द्विक लवण प्राप्त होता है। द्विक लवण को जल में घोलने पर, द्विक लवण को जल में घोलने पर यह पूर्णतया का मतलब पूर्ण रूप से, यह पूर्णतया अपने आयनों में, यह पूर्णतया अपने आयनों में टूट जाता है तथा प्रत्येक आयन अपना परीक्षण देता है, तथा प्रत्येक आयन अपना परीक्षण देता है। अब यहाँ से आप समझना, मैं 3 एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, वो आपको अच्छी तरीके से बिल्कुल क्लियर। पहला है फिटकरी या पोटास एलम। फॉर्मूला क्या होता है इसका? K2SO4 Al2SO4 होल ट्राइस डॉट चॉइस H2। क्या लिखा बेटा? किसका फॉर्मूला है?
फिटकरी या जिसको हम क्या बोलते हैं पोटास एलम, क्या बोलते हैं फिटकरी या पोटास एलम। फॉर्मूला क्या है K2SO4 डॉट लगा लो चाहे तो Al2SO4 होल ट्राइस डॉट 24H2। दिखने में बड़ा फॉर्मूला बड़ा है। तो ये हो गया। अब जब आप इसको जल में घोलेंगे, जब हम इसको जल में घोलेंगे तो ये प्रत्येक अपने आयनों में टूटेगा। कैसे समझना यहाँ पे, इस फॉर्मूले के में क्या था आपका, यहाँ से हम लिखते स्टार्ट करते हैं। एक तो था K2SO4 Al2SO4 होल ट्राइस 24H2, ये तो जल है। अब देखो एक आयन तो क्या है इसमें K+, दूसरा आयन सल्फेट आयन हो गया, तीसरा एल्यूमिनियम, फिर ये सल्फेट है। तो इसका मतलब जब ये जल में घुलेगा तो ये पोटेशियम कितने बनेंगे 2K+, फिर आपका एल्यूमिनियम 2Al3+, फिर सल्फेट कितना एक तो ये और 3 ये, जैसे 4SO4 2-, साथ में जल के अणु है, चाहे तो लिख दो 24H2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही आपने इसको जल में घोला, जल के अंदर घोला, तो ये पूर्णतया अपने आयनों में टूट गया। किसमें पूर्णतया अपने आयनों में, कि 2 पोटेशियम आयन दे दिए, 2 एल्यूमिनियम आयन दे दिए और सल्फेट आयन दे दिए। तो ऐसा कोई भी नहीं जो अपने आयनों में नहीं टूटा हो। तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। किसका फॉर्मूला लिखा हमने, फिटकरी या पोटास एलम। फॉर्मूला क्या था K2SO4 डॉट Al2SO4 होल ट्राइस 24H2। एक तो ये कंपाउंड था। 2-3 कंपाउंड की हम बात और करते हैं, जल में घोलने पे बात करने बेटा इनको। एक होता है मोहर लवण। क्या होता है मोहर लवण, जिसका फॉर्मूला होता है FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2। इसको बोलते हैं मोहर लवण। क्या बोलते हैं मोहर लवण या फेरस अमोनियम सल्फेट। क्या बोलते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट। देखो नॉर्मली भाषा में जो शब्द हम काम में लेते हैं वो तो क्या, इसके लिए क्या शब्द काम में लेंगे हम, मोहर लवण। क्या लेते हैं मोहर लवण, ठीक है। और वैसे साइंस की भाषा में इसका नाम क्या हो जाएगा, फेरस अमोनियम सल्फेट। क्या लिख दिया, फेरस अमोनियम सल्फेट। देखो बेटा फेरस से F, अमोनियम का S, सल्फेट से S, तो FAS शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, FAS। जब आप 12th के अंदर प्रैक्टिकल करोगे तो पहला प्रैक्टिकल होता है आपका टाइट्रेशन का, अनुमापन का। तो टाइट्रेशन या अनुमापन का जो प्रैक्टिकल हम करते हैं वहाँ पर ये कंपाउंड काम में आप लोगे, जो वहाँ कांच की बोतलें होगी और वहाँ पर ये लिखा हुआ मिलेगा FAS। तो क्लियर होनी चाहिए बात कि FAS का मतलब फेरस अमोनियम सल्फेट, जिसको हम क्या बोलते हैं मोहर लवण कहा जाता है। जब इसको आप जल में घोलोगे, जब आप इसको जल में घोलोगे तो ये अपने आयनों में टूटेगा। तो आयन कौन कौन से बनेंगे, तो एक तो बन जाएगा आपका Fe2+, एक ही है। NH4 कितना 2, तो एक बन जाएगा NH4+, कितने बेटा NH4 कितने हो जाएंगे 2। इसके बाद हम बात करें SO4, एक और एक 2, तो ये 2SO4 2- और लास्ट में 6 जल के अणु बन गए। अब देखो बेटा बात करें मोहर लवण की बात हो गई। अब तीसरे कंपाउंड की बात करें, एक और है इसमें जो अपने याद, कार्नेलाइट। फॉर्मूला होता है इसका KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2। बेटा कंपाउंड तो बहुत सारे, लेकिन हम नॉर्मल उन्हीं कंपाउंड की बात करें जो अपने बुक के अंदर उसके एग्जाम्पल दे रखे। तीसरा कंपाउंड हमने क्या लिखा, KCl MgCl2 डॉट 6H2। इसको हम क्या बोलते हैं, कार्नेलाइट। क्या बोलते हैं, कार्नेलाइट। इसको अगर आप जल में घोलोगे तो क्या बन जाएगा आपका K+ Mg2+, Mg2+ और 2Cl- और 6H2। तो
यहाँ का बेटा मतलब क्या, वो एक विशेष बात समझा दूँ कि इन आयनों को, इनको आपने जल में घोला, पहले बार तो ये पूरे आयन बन गए। इसके अलावा प्रत्येक आयन अलग अलग आयन है, तो प्रत्येक आयन अपना परीक्षण देता है। ये बात किसकी की थी? दृक लवण की। पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद हम आगे यहाँ पे बात करते हैं। एक बार थोड़ी सी कुछ बातें और समझते हैं। स्क्रीनशॉट हो गया। अब देखो बेटा, सबसे पहले हमने क्या स्टार्ट किया? दृक लवण। ध्यान रखना बेटा, दृक लवण के लिए ही हम कौन सा कंपाउंड काम में लेते हैं? जालक यौगिक भी आप इनको कह सकते हो। दृक लवण का मतलब क्या? सीधी सी बात है, जब दो साधारण लवणों को आपस में मिला दिया जाता है तो उस लवण को हम क्या बोलेंगे? दृक लवण। और दृक लवण को जब जल में घोलेंगे तो ये पूर्णतया अपने आयनों में टूट जाता है। उस विशेष बात, प्रत्येक आयन अपना क्या देता है? परीक्षण देता है। इसके 3 एग्जाम्पल आपको याद करने हैं। पहला एग्जाम्पल फिटकरी या पोटाश एलम, दूसरा एग्जाम्पल मोहर लवण या फेरस अमोनियम सल्फेट जिसको आप FAS कहते हो, और तीसरा एग्जाम्पल आपको क्या याद करना? कार्नेलाइट। अब फिटकरी का फॉर्मूला क्या होता है? K2SO4 Al2SO4 होल ट्राइज 24H2। मोहर लवण या फेरस अमोनियम सल्फेट FeSO4 NS4 होल ट्वाइस SO4 6H2। कार्नेलाइट का फॉर्मूला KCl MgCl2 6H2। विशेष बात नहीं, सीधा ही करना है कि इनको जब जल में घोलेंगे तो ये पूर्णतः अपने आयनों में टूट जाते हैं। अब देखो हम आगे बात करें, चलो इसको मिटा दे। इसके बाद तीसरा जो लवण है उसकी हम बात कर लेते हैं। तीसरा लवण आपका आएगा कौन सा? संकुल लवण। उसी कंपाउंड को हम बोलते हैं उपसय संयोजक। ये बेटा नाम का ही अंतर, जैसे किसी बच्चे की कंफ्यूजन हो कि जैसे ये क्या लिखा है बेटा? मोहर लवण। आपने की सीधी सी बात है कि नाम बड्डो बोल रहा है, आप शॉर्ट में कर दिया। जब ये मोहर लवण नहीं, आप क्या बोल दिया? मोर लवण बोल दिया। घड़ी बात, मोहर लवण ने क्या बोल दिया? मोर लवण बोल दिया। सीधी सी बात था। बात देखियो सी, पहले क्या होता है कि आपा बोलता पूज्य पिताजी, ये कहा जाता था। अपने पिताजी के लिए क्या बोलते थे? पूज्य पिताजी। उसके बाद हमने पूज्य को गायब कर दिया, केवल क्या बोलने लग गए? पिताजी। अब पिताजी नाम भी बड्डो, जब इम भी जोर आयो, जब पिताजी से बोलबा लागा पापा। पिताजी से क्या बोलबा लागा? पापा। अब पापा बोलबा में भी जोर आगो, जन बोल रहा डैडी हैं, क्या बोला? डैडी। और आजकल तो लेटेक्स में एक नाम चल रहा है डेड। अब डेड बोला या ढेड बोला, और पता नहीं चला मैंने, तो अर्थ को अनर्थ कर दे नाम बिगाड़ कर, कि सीधो साधो पूज्य पिताजी से पिताजी आगो, पिताजी से पापा बना दियो, पापा से डैडी बना दियो, डैडी से डेड बना दियो। अब डेड का मतलब डेड बॉडी होगी बेटा। अब ये माता जी पर नाम हो कि माता जी की बात करा पा, जन पूज्य सबसे पहले पूज्य माता श्री बोलते थे, पूज्य माता श्री, फिर पूज्य माता जी आगो, माता जी से माता आ गई, माता से मम्मी बना दी, मम्मी से मोम बना दियो। अब आपको मोमबत्ती है क्या जो अगरबत्ती कर से होता है? अब मोम, अब बोला मोह, अब आगे बता को नहीं क्या बोल से, तो नाम को अर्थ को है ना तापा ही कर दिया, कोई बात को नहीं। चलो आओ अपना टॉपिक पे। तो ये एक ही बात है कि मोहर लवणी है, मोहर लवण नहीं होता बेटा। ये तो हमने नाम का अर्थ का अनर्थ कर दिया है। तो ये चीज़ें आपको हो गई होगी, स्क्रीनशॉट है ही है। अब तीसरे लवण की हम बात करें। तीसरा लवण जो अपने को समझना है, और जहाँ से अपना ये चैप्टर रनिंग है, इसके बाद देखो अब हम आगे बात करें तीसरे पॉइंट पे। नंबर 3 क्या लिखा है? संकुल लवण ऑब्लिक, इसी को हम क्या कहेंगे? उपसंयोजन यौगिक। देखो बेटा, संकुल लवण की बात करें तो संकुल लवण क्या होगा? ऐसे यौगिक
ऐसे लवण जिनको जल में घोलने पर, समझना शब्द को, ऐसे यौगिक जिनको जल में घोलने पर पूर्णतया अपने आयनों में नहीं टूटेंगे। शब्द समझ गए तो समझ जाओगे, पूर्णतया अपने आयनों में नहीं टूटते हैं। अब पूर्णतया अपने आयनों में नहीं टूटने का मतलब आयनों में तो टूटेंगे लेकिन संपूर्ण आयनों में नहीं टूटेंगे। और प्रत्येक आयन यहाँ पर अपना व्यक्तिगत परीक्षण है, कुछ आयन देंगे लेकिन सब आयन है वो अपना व्यक्तिगत परीक्षण नहीं देते हैं। ऐसे लवण आपके क्या कहलाते हैं? संकुल लवण। बेटा सबसे बड़ी बात है ना, संकुल लवण अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए तो सीधी सी बात है उसको बड़े वाले कोष्ठक में पैक करके लिखते हैं कि जब भी संकुल लवण लिखा हुआ मिलेगा तो आपको इस प्रकार का ब्रैकेट कोष्ठक जो आप बोलते हो वो लिखा हुआ आपको ज़रूर मिलेगा। ये पहचान है इनकी। तो बात किसी कर रहे हैं संकुल लवण। पहले मैं इसकी एक परिभाषा लिख देता हूँ, उसके बाद हम इसको थोड़ा सा डिटेल से बात करते हैं कि ऐसे लवण जिनको क्या लिखा? ऐसे लवण जिनको जल में घोलने पर पूर्णतया अपने आयनों में, ऐसे लवण जिनको जल में घोलने पर पूर्णतया अपने आयनों में नहीं टूटते हैं तथा प्रत्येक आयन अपना परीक्षण नहीं देता है एवं संकुल आयन का निर्माण होता है, उसे संकुल आयन का निर्माण होता है उसे संकुल लवण कहते हैं। क्या कहते हैं? संकुल लवण। तो यहाँ से आपके ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि जब हम संकुल लवण इंग्लिश में कहें तो कॉम्प्लेक्स साल्ट या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें तो जब इनको जल में घोलेंगे तो ये जल में घोलने पर पूर्णतया अपने आयनों में नहीं टूटेंगे। पूर्णतया अपने आयनों में नहीं टूटेंगे। और प्रत्येक आयन, क्या लिखा है? प्रत्येक आयन अपना परीक्षण नहीं देता है। प्रत्येक आयन होगा वो अपना परीक्षण नहीं देगा। और सबसे विशेष बात, किसका निर्माण होगा? संकुल लवण का। और मैंने कहा कि ऐसे कंपाउंड की पहचान क्या होगी कि इनको किस में लिखा होगा? बड़े वाले कोष्ठक में। देखो यहाँ पे जैसे एक कंपाउंड लिख रहा हूँ, समझना। K4FeCN6, K4FeCN6, इनके नाम भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नामकरण कैसे किया जाता है वो टॉपिक भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो एक वैसे इसको पोटेशियम फेरोसाइनाइड बोल देते हैं, K4FeCN6। जब आप इसको जल में घोलोगे तो जल में घोलने पर केवल ये यहाँ से अपने आयनों में टूटेगा, यहाँ से। तो क्या बन जाएगा? 4K+FeCN6 4-। क्या लिखा? 4K+FeCN6 4-। अब देखो बेटा यहाँ पे कि हुआ क्या, इसमें एक आयन तो पोटेशियम है, एक आयन आयरन हो गया, दूसरा आयन साइनाइड हो गया। लेकिन जब आपने इसमें जल में घोला तो ये टूट गया, तो पोटेशियम अलग हुआ नहीं हुआ? हो गया। लेकिन यहाँ पर विशेष गौर देखो कि आयरन और साइनाइड अलग हुए क्या? नहीं हुए। अर्थात आयनों में टूटा लेकिन पूर्ण रूप से आयनों में नहीं टूटा। विशेष बात, आयनों में टूट गया लेकिन पूर्ण रूप से आयनों में नहीं टूटा। अब देखो पोटेशियम अलग है तो पोटेशियम अपना परीक्षण दे देगा,
लेकिन आयरन और साइनाइड कंबाइंड में साथ में है, तो अगर आप यहाँ आयरन का परीक्षण करोगे तो नहीं आएगा, साइनाइड का परीक्षण करोगे तो भी नहीं आएगा, क्योंकि अलग अलग होते तो ये अपना परीक्षण दे देते हैं। क्लियर है बात? तो पूर्णतः अपने आयनों में नहीं तोड़ते हैं। और ये जो कोष्टक में जो बना है इसी को हम बोलते हैं संकुल आयन। क्या बोलते हैं? संकुल आयन। एक एग्जाम्पल वो ले लेते हैं इसका, CO NH3 6 कोष्टक Cl3, CO NH3 6 Cl3। जब आप इसको जल में घोलोगे, क्या इनको आप जल में घोलोगे, तो जब जल में घोलोगे तो क्या होगा कि ये केवल यहाँ से टूटेगा, तो क्या बनेगा? CO NH3 6 3 + 3Cl माइनस। बेटा जब हम इनका नामकरण सीखेंगे तो तब आप सब सीख जाओगे ये प्लस कहाँ से आता है, माइनस कहाँ से, सब चीज़ें अपनी क्लियर हो जाएगी। तो अब आपने क्या किया, इसको जल में घोला, जल में घोला तो क्या हुआ कि ये पूरा एक साथ हुआ और ये टूट गया। तो ये टूटा लेकिन कोबाल्ट और NH3 अलग नहीं हुए, तो आयनों में टूटा लेकिन पूर्ण रूप से अपने आयनों में नहीं टूटा। Cl अपना परीक्षण दे देगा जलीय विलयन में, लेकिन यदि आप कोबाल्ट या NH3 का परीक्षण करना चाहो तो इनका परीक्षण नहीं होता है। क्लियर होगी बात? तो ये थी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए संकुल लवण या उपसहसंयोजन यौगिक किसे कहते हैं, तो ऐसे लवण जिनको जल में घोलने पर वह पूर्णतः अपने आयनों में नहीं तोड़ते हैं तथा प्रत्येक आयन अपना परीक्षण नहीं देता, वो साथ में क्या बनता है, संकुल आयन का निर्माण करते हैं, उन्हें हम संकुल यौगिक कहते हैं। अब बात ये आई कि सर ये तो बात समझ में आ गई, लेकिन इन संकुल लवण का संबंध, संकुल लवण का संबंध उपसंयोजन यौगिक से कैसे है वो समझते हैं। अगर आपको याद हो तो आपने 11th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 4 के अंदर बंध होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला बंध आयनिक बंध के बारे में पढ़ा होगा आपने 11th में। नंबर 2 सहसंयोजक बंध, और तीसरा हमने पढ़ा था उपसहसंयोजक बंध। याद आया क्या? नहीं, इस बोला सर आया नहीं, दिमाग की बत्ती जली नहीं अपनी। तो अब हम बात कर रहे हैं कि हमने 3 बंध पढ़े थे, आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध और उपसहसंयोजक बंध। समझना, आयनिक बंध इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से, वे बंध जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनते हैं उनको हम कौन सा बंध बोलते हैं? आयनिक बंध बोलते हैं। दूसरा आता है सहसंयोजक बंध, वे बंध जहाँ पर दोनों परमाणु इलेक्ट्रॉनों को साझा करके बंध बनाते हैं। तीसरा उपसहसंयोजक बंध, वे बंध जिनमें साझे के इलेक्ट्रॉन बंध बनाने के लिए केवल एक ही परमाणु के द्वारा दिए जाते हैं, उन्हें उपसहसंयोजक बंध कहते हैं। और उपसहसंयोजक बंध को इस तीर वाले निशान के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो होता क्या है कि इसमें जो संकुल बनता है, इस संकुल के मध्य ये, इसको देखो, ये जो मैंने लिखा पहले धातु है, इसको बोलते केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। जो केंद्रीय धातु परमाणु आयन है, और ये जो उसके साथ में ये अलग से जो कोष्टक में लिखा गया है उसको हम बोलते हैं लिगेंड। क्या नाम लिखा है? लिगेंड। अभी हम बात करेंगे लिगेंड क्या होता है। तो इस, और ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे? केंद्रीय धातु परमाणु भी हो सकता है और ये आयन के रूप में। तो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन लिगेंड के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाता है। इस कारण से इन कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? उपसहसंयोजक यौगिक कहते हैं। इसके बारे में डिटेल से बात करें, पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो आपका स्क्रीनशॉट हो गया। अब देखो, ये तो गया यहाँ से बात। अब यहाँ से आप समझो जो मैं लिख रहा हूँ कि हम बात कर रहे हैं कि हमने ये तो लिखा था कि संकुल लवण ऑब्लिक
उपसंयोजन यौगिक। अब उपसंयोजन बोल दो या उपसंयोजक, कोई अंतर नहीं है। तो इनमें मैं एक छोटी सी बात समझा रहा हूँ जो आप समझ लेना, जो अपने काम में भी आएगी। बिल्कुल मैं यहाँ बना रहा हूँ कि जैसे मैंने ये कंपाउंड ये लिखा K4, यहाँ पर Fe, यहाँ पर CN6, ये कंपाउंड लिख दिया। तो अब बेटा देखो कुछ नाम होते हैं जो इस कोष्ठक के अंदर लिखा गया है, इस बड़े वाले कोष्ठक के अंदर लिखा गया है, इसको हम बोलते हैं समन्वय मंडल। क्या बोलते हैं? जो कोष्ठक के अंदर, बड़े वाले कोष्ठक के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? समन्वय मंडल। और इस कोष्ठक के बाहर है ये, इसको आयन मंडल या प्रति आयन मंडल बोल देते हैं, आयन मंडल या प्रति आयन मंडल बोल देते हैं। क्लियर है? बड़े वाले कोष्ठक में इसका एक एग्जांपल वो ले लेते हैं जहां आपकी कोई कन्फ्यूजन ना हो। जैसे मैंने ये लिख दिया CONH3 तो मैंने क्या किया, जो बड़े वाला कोष्ठक में लिखा जाएगा, इसमें बड़े वाला कोष्ठक इधर है तो इसको हम क्या बोलेंगे? समन्वय मंडल। और बड़े वाले कोष्ठक के अलावा जो बच गया, इसमें इधर बचा है, उसमें उधर, बड़े वाले कोष्ठक के अलावा जो बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? आयन मंडल। तो ये तो आपका क्या हो गया? समन्वय मंडल। और इसको हम क्या बोल देंगे? आयन मंडल। अब एक विशेष बात हो गया। अब हम बात करें समन्वय मंडल की। समन्वय मंडल में जैसे ही कोष्ठक है, बड़े वाले कोष्ठक के बाद आपको तुरंत धातु मिलेगी, धातु मिलेगी। तो चाहे नॉर्मली ये डी या एबलो के तत्व होते हैं, तो समन्वय मंडल में ये धातु है। इस धातु को, इसमें Fe हो गया और इसमें क्या हो गया? कोबाल्ट हो गया। तो इस धातु को हम क्या कहते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। तो यहाँ कौन होगा? Fe होगा। इसमें कौन होगा? केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। क्लियर हो गया? अब इस बड़े वाले कोष्ठक के अंदर केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के अलावा जो शेष रह गया, जैसे इसमें शेष कौन रहा? NH3। तो इस NH3 को आप क्या बोलोगे? लिगैंड। इस बड़े वाले कोष्ठक में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के बाद जो शेष रहा है उसको हम क्या कहेंगे? लिगेंड। लिगेंड किसे कहते हैं ये हम डिटेल से पढ़ेंगे। केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है, समन्वय मंडल क्या होता है, आयनिक मंडल क्या, इन सब की हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। केवल अभी हमें एक शब्द समझना था, केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड। तो सीधे लिखोगे कि संकुल आयन में केंद्रीय धातु परमाणु तथा लिगेंड के मध्य उपसहसंयोजक बंध पाया जाता है। इस कारण से इन यौगिक को कौन सा यौगिक कहते हैं? उपसहसंयोजन यौगिक कहते हैं। तो मैं एक डेफिनेशन के रूप में यह लिख देता हूं कि संकुल आयन में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, संकुल आयन में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन तथा लिगेंड के मध्य उप सहसंयोजक बंध बनता है। इस कारण इन यौगिकों को उपसहसंयोजन यौगिक कहते हैं। और बेटा इतना बता दूं आपको, इनमें क्या होता है कि लिगेंड अपना लोन पेयर को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, याद आए तो लोन पेयर LP। इन यौगिकों में जो लिगेंड होता है वो अपना लोन पेयर किसको देगा? केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को देता है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई थी।
बाकी हम बात करेंगे। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, दृक लवण और संकुल लवण में अंतर स्पष्ट कीजिए। बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो उसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो आज का ये अपना एक क्वेश्चन हो जाएगा बहुत अच्छा। अभी आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बात करें। स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो आगे इसको हम समझते हैं। तो ये इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ से बात क्लियर होना चाहिए कि चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 9 में हम क्या करेंगे, उपसंयोजन यौगिक पढ़ेंगे। तो उपसंयोजन यौगिक की पहचान होगी कि उनको हम किस में लिखा होगा, बड़े वाले कोष्टक में। और इसको आप इस प्रकार से लिखने की प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि किसको हम क्या कहते हैं, क्योंकि इनके बारे में हम डिटेल से आगे की जो नेक्स्ट क्लास होगी पढ़ेंगे। अब अपना आज का जो ललन टॉप वाला क्वेश्चन है वो है कि दृक लवण एवं संकुल यौगिक या संकुल लवण में अंतर। तो मिटा रहा हूँ इसको। अब देखो यहाँ से हम बात करें, क्वेश्चन को समझते हैं कि पहली बात तो आपका जो क्वेश्चन बनता है वो यहाँ पर आज का ही क्वेश्चन अच्छा ही बनेगा कि दृक लवण एवं संकुल लवण बोल दो, संकुल यौगिक बोल दो या उपसंयोजक यौगिक, कोई अंतर नहीं, इतना तो समझ गए। तो दृक लवण एवं संकुल लवण में अंतर स्पष्ट करें। बेटा इस अंतर वाले में क्या होता है कि काफ़ी बच्चे होते हैं जो कहीं से नोट करते हैं, पासबुक से या किसी और के द्वारा। आपने जो टॉपिक पढ़ा उसी के आधार पर उनका अंतर बनाओगे तो बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा, जैसा हम यहाँ बात करते हैं। ऐसे डिवाइड कर लेते इसको। अब देखो यहाँ मैंने लिखा दृक लवण, यहाँ मैंने लिख दिया संकुल लवण। दृक लवण की बात करें तो दृक लवण को जल में घोलने पर ये पूर्णतः अपने आयनों में टूटता है, जबकि संकुल लवण पूर्णतः अपने आयनों में नहीं टूटता। तो पहला अंतर तो ये हो गया कि यह जल में घोलने पर पूर्णतया अपने आयनों में टूटता है। दृक लवण की बात करें, यह जल में घोलने पर पूर्णतः अपने आयनों में टूटता है। इसके लिए क्या लिख सकते हैं कि इसे जल में घोलने पर पूर्णतया अपने आयनों में, पूर्णतः अपने आयनों में नहीं टूटता है। पहला अंतर हो गया। दूसरा, प्रत्येक आयन अपना परीक्षण देता है। प्रत्येक आयन अपना परीक्षण देता है। यहाँ लिखेंगे, इसमें क्या होगा, प्रत्येक आयन अपना परीक्षण नहीं देता है। तीसरा बताओगे, प्रत्येक आयन अपना परीक्षण देता है। अब सुनना, दृक लवण क्या होता है कि ठोस अवस्था में तो इसका अस्तित्व है, लेकिन जलीय विलयन में जैसे जल में घोलेंगे तो अपने आयनों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो दृक लवण का अस्तित्व केवल ठोस अवस्था में होता है और ये पूर्णतः अपने आयनों में नहीं टूटता। इसका मतलब इसका अस्तित्व ठोस और जलीय विलयन दोनों में होता है। तो यह लिख सकते हैं कि इसका अस्तित्व केवल ठोस अवस्था में होता है। इसका अस्तित्व कौन सी अवस्था में, केवल ठोस अवस्था में। और यहाँ क्या लिख सकते हैं कि इसका अस्तित्व ठोस अवस्था, इसका अस्तित्व ठोस अवस्था तथा जलीय विलयन
दोनों में होता है। इसका अस्तित्व ठोस अवस्था तथा जलीय विलीन दोनों में होता है। एक चीज़ और, ये जो होते हैं इनके मध्य केवल आयनिक बंध होता है। कौन सा बंध होगा? दृक लवण में आयनिक बंध, तभी तो आयनों में टूट गया। यहाँ पर क्या है? आयनिक बंध भी होगा क्योंकि टूटा है, और जो संकुल बना था उसमें कौन सा बंध होता है? उपसहसंयोजक बंध। तो इसमें यौगिक के मध्य यौगिक में आयनिक बंध उपस्थित होता है। इसमें आयनिक के साथ उपसहसंयोजक बंध। यौगिक में आयनिक एवं उपसहसंयोजक, यौगिक में आयनिक एवं उपसहसंयोजक दोनों बंध उपस्थित होते हैं। बेटा सबसे लास्ट इनके एग्जाम्पल, इनके उदाहरण। तो 500 पॉइंट लिख सकते हो। एग्जाम्पल की बात करें तो एक तो हमने क्या लिखा था? पोटास एलम। फिटकरी फॉर्मूला क्या था? याद हो जाना चाहिए बेटा बिल्कुल अच्छे तरीके से। K2SO4 डॉट Al2SO4 होल ट्वाइस चॉइस H2। फिटकरी है पोटास एलम। दूसरा कार्नेलाइट वो मोहल लवण वाला इंपॉर्टेंट है, तो FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2। ये द्विक लवण का मतलब दो साधारण लवण। तो एक लवण तो ये रहा, दूसरा ये रहा, एक ये रहा, दूसरा ये रहा। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल लिखाए थे, वो आप अच्छे तरीके से याद कर सकते हो। एक तो K4FeCN6, दूसरा CONH3 6Cl2। तो ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन हो गया। द्विक लवण और संकुल लवण में अंतर स्पष्ट कीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बात करें। तो ये आपका चैप्टर नंबर कौन सा? चैप्टर नंबर 9 की आज हमने पहली क्लास स्टार्ट कर दी है। कल से इस चैप्टर के बारे में हम बहुत सी बातें और करने वाले हैं। इस चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे, ये लिगेंड, केंद्रीय धातु परमाणु, इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट है कि उपसहसंयोजक यौगिक की संरचना को समझाने के लिए एक वैज्ञानिक थे, वर्नर। क्या नाम था? वर्नर ने एक सिद्धांत दिया था, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद इसमें काफ़ी बातें हैं इंपॉर्टेंट, तो उनकी बात करेंगे। आज की क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसी के साथ आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।